नमस्कार मेरे भाइयों। इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेज प्लेज की जर्नी शुरू कर रहे हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना। यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं इस 20 डेज प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अलॉन्ग विद द नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एनरोल करा सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल 100%। ये क्या है? ये एक वर्कशॉप है जो हर एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। 3 एग्जाम्स इसमें मैं कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यानी इनके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। नमस्कार मेरे भाइयों। ये जो चैप्टर है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ आईडी और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। जो छोटी सी जर्नी है मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। मैं इस चैप्टर से इमोशंस में बहुत अप्स एंड डाउन्स पे गया बिकॉज मुझे मालूम था आई हैव टू डिलीवर द राइट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर सो दैट तुम्हें ज्यादा टाइम भी ना लगे, प्लस तुम्हारे लिए आगे चल के रिवीजन भी आसान हो। अगर तुम रिवाइज करने बैठो तो ये चैप्टर दोबारा इसी वीडियो से देखो। एक तो कंटेंट तैयार करना, दूसरा रिवीजन करना। जब दोनों को मिक्स करो तो दिमाग में खुदा कसम बहुत भसड़ होती है, लेकिन फाइनली आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आया है और तुम्हें वो पता चलेगा इन नोट से जो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कंप्लीटली अवेलेबल है। डाउनलोड करो और ये वीडियो मेरे साथ एंजॉय करो। शुरू करते हैं। शुरुआत करूंगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 को समझाने के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो तुम ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ चुके हो। पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें बेसिकली डिसाइड करना पड़ता है कि फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा। देन हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि आखिर हम किस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में वैसे लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव भी आता है, बट दैट डजंट मैटर, तो दिक्कत नहीं है। तो एक तो मैंने तुम्हें बता दिया व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हो गया हाउ टू प्रोड्यूस जिसमें लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव आ गया, और तीसरा हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए या फिर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये सारी चीजें उसके अंदर डिसाइड की जाती हैं। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट अगर कोई तुमसे पूछ ले, वैसे तो आएगा नहीं बट समझ में आना चाहिए कि डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो लोगों के बीच में। क्या आप टारगेटेड सेगमेंट के लिए जा रहे हो या वैरायटी ऑफ सेगमेंट के लिए जा रहे हो, ये आपको इसके अंदर डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं सबसे इजी पार्ट पे, जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहां रहा, प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बस इतना याद रखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होती है जिसके अंदर सारी चीजें ओन कंट्रोल होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहां पे प्रोडक्शन जो है ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सारी पावर गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब एक बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर पूरा, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है कि पूरी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में डाल दो। भारत ने कहा यहां पे हम निकालेंगे बिल्कुल बीच का रास्ता, ना हम रखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना हम रखेंगे सोशलिस्ट, हम तो रखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आई होप तुम्हें मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इट्स अ ब्लेंड ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड, दोनों का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड ले लिया, हैना मोंटेना वाला, और यहाँ पे इंडिया को अपन ने बोल दिया कि भैया इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। अच्छा, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि पापा जी एक काम करो, जैसे आपने बाकी चैप्टर्स में कोई ना कोई छोर पकड़ा दिया ना कि इसको पकड़ के कर लो पूरा चैप्टर हो जाएगा, इसका भी कुछ बता दो यार। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर इट्स अ मिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल लेवल पे समझाऊं, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डेवलप्ड आवर इकोनॉमी इनटू अ प्रॉफिटेबल इकोनॉमी, और मे बी ऑन अ ग्राउंड लेवल जहां पे हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट कर सके, जो मैं तुम्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी करवाऊंगा। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैप्टर एज वेल। लेकिन यहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग में समझो, यहां पे माइक्रो के तुम्हें बहुत सारे एसेंस मिलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ याद रखना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे चैप्टर को समझना, बिलीव मी बहुत जल्दी समझ में आएगा। कमिंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या बोलता है? प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमें भारत के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो भी करना पड़े उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बोलते हैं। हमें सिस्टमैटिकली ऑर्डरली अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। नाउ
यहां पे क्या क्या होगा, मैं अब देखो यार, तुम लोग ये भी मुझसे बोलोगे कि बाबूजी कॉन्सेप्ट तो सारा मैक्रो का लग रहा है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग नेशन एज अ होल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो तुम्हें आगे चल के पता चलती रहेंगी, जहां पे माइक्रो लेवल पे चीजें ऑपरेट हुई है। तो पहले तो समझ लो कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या बोलता है। मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। देखो अब मैंने फिर बोल दिया ना, डिटर्मिनेट अथॉरिटी यहां पे डिसीजन लेगी, माइक्रो लेवल पे आ गए अपन। यहां पे वही बोला गया, वॉट एवर इकोनॉमिक डिसीजंस यू हैव टू मेक, इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो वहां पे एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेट अथॉरिटी को बिठा दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो आप कॉम्प्रहेंसिव सर्वे करो इकोनॉमी का एज अ होल, और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना चालू कर दो। मतलब इसके लिए पूरा एक डिटेल्ड फॉर्मेट बनाया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। आप वहां पे डिटर्मिनेट अथॉरिटी रखते हो, सर्वे कंडक्ट कराते हो, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, 1950 से लेकर 1990 तक पूरा बोलबाला भारत सरकार का था। 1990 के बाद या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई उसके बाद बात करें, तब जाके प्राइवेटाइजेशन नॉर्मलाइज हुआ। उससे पहले जो भी मैं बताऊं, जो भी डेट तुम लिखी देख लो, अरे कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। अगर तुम 1948 भी देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ टिल 1990, यू हैव टू थिंक अबाउट भारत सरकार सब कुछ कर रही है। यहां पे भी वही दिख रहा है कि इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल एकदम तराजू की तरह तराजू पे बिठा के टॉप पे बिठा दिया गया था। कैसे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने लिख के रखा है, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों के अंडर असाइन किया गया था पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल। इनके अंदर पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल था, प्राइवेट सेक्टर को हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा के एनकरेज कर दिया गया था, तुम भी करो, बट इनके अंदर बोला गया था पब्लिक सेक्टर विल हेल्प और पब्लिक सेक्टर विल हैव अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर यहां पे चेयरमैन किसको बनाया गया? प्लानिंग कमीशन का, जो प्लानिंग कमीशन फॉर्म की गई। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन के, वो हमारे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका पर्पस क्या था वो भी सुन लो। बहुत क्लियरली बोला गया, केयरफुली एक्सेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। काफी केयरफुली आपको यूज करना है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स का, बैलेंस्ड आउट करना है, बिकॉज बजट हमारे पास उस टाइम पे बेयर मिनिमम हुआ करते थे, और 5 ईयरली प्लान में हमें सारी चीजों को अचीव करना है। ये तो शॉर्ट एंड स्वीट मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुम्हें समराइज्ड वे में याद रखना था। अब इन डेप्थ घुसना चालू करते हैं, जहां से तुम्हारे एमसीक्यूज का श्री गणेश होता है। हाँ भैया, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री हो गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, चलो वो भी कर लिया। अब यहां पे आते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयरली प्लान। हमने जो 5 ईयरली प्लान अंडर प्लानिंग कमीशन बनाना चालू हुए, उसका पहला 5 ईयरली प्लान जो था वो चालू हुआ 1951 1 अप्रैल से, और एंड हुआ 31 मार्च 1956 को। दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। शुरुआत करते हैं ग्रोथ से, विकास के साथ हम ग्रो करते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, ग्रोथ के साथ डिस्कशन चालू करते हैं। इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मतलब यहां पे पहला गोल यही हो गया था, हम आउटर वर्ल्ड से इतने डर चुके थे कि हमने बोला अच्छा जो है हम भारत में प्रोड्यूस करेंगे, भारत में डेवलप करेंगे, बात खत्म। वी डोंट वांट टू कनेक्ट आवरसेल्फ टू द फॉरेन मार्केट, वी डोंट वांट टू कनेक्ट आवरसेल्फ टू द ग्लोबल इकोनॉमी। हमें सब कुछ खुद ही करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। यानी सीधी बात है, हमें एक गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमारा गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ होता है। मैंने वहां पे इसका भी डिस्कशन किया, लेकिन अभी रुक जाओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो अभी नहीं दिख रहा ना। लेकिन सेकंड पढ़ो, मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ का समझ गए? ग्रोथ जहां आ जाए ना, ग्रोथ कभी नहीं हो सकती जब तक आप में खुद में टैलेंट नहीं है। तुम अपने से लेके चलो, तुम्हारी ग्रोथ कब होगी? जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तुम कभी ग्रो नहीं हो सकते। सो ग्रोथ का एसेंस समझो। इंडिया भी ग्रो कब कर सकता था? यहां पे भी क्या बोला गया? इंडिया कैन ग्रो ओनली व्हेन देयर इज ग्रोथ इन द आउटपुट। खुद की कंट्री की कैपेसिटी बढ़ गई, आउटपुट होने लगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगी विद इन द कंट्री, कंट्री की ग्रोथ चालू हो गई, और वो जीडीपी से रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट इज जीडीपी यार? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। जीडीपी होता ही क्या है? जितने भी गुड्स आपने भारत के अंदर, सर्विसेज भारत के अंदर प्रोड्यूस की है, भारत का खुद का आउटपुट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। वो आपको याद रखना है। मॉडर्नाइजेशन पे आता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आपका कल्चर जो भी है चलेगा, आपका ट्रेडिशन जो है वो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर ग्लोबल इकोनॉमी से आगे फ्यूचर में जाके भी कभी कनेक्ट होना है, या चलो कनेक्ट नहीं होना, बट आपको एक बैलेंस आउट करना है कि आप भी बराबर हो, भले यू आर नॉट ओपन टू द फॉरेन इकोनॉमी, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, इंप्रूव इन द सोशल आउटलुक टुवर्ड्स द वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि आपको अपने कल्चर को मानना है, सब करना है, बट सीधे सीधे अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि सोशली आप बैकवर्ड हो, टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस्ड हो। तो मॉडर्नाइजेशन दो कॉन्टेक्स्ट में आया।
आप अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज भी इंप्रूव करो, प्लस आपका सोशल आउटलुक, जो आपकी सोच है, जो आपकी स्किल्स है, जो आपका नजरिया है, उसमें भी बदलाव आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, तीसरा पॉइंट था वही ग्रोथ से रिलेटेड था, सेल्फ रिलायंस। प्रमोट डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे मैं सर्विसेज लिखना भूल गया, तुम लोग लिख लेना। प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे अपन को खुद के डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने हैं और स्टॉप करना है फॉरेन डिपेंडेंस एंड इंटरफियरेंस। अच्छा, एक कॉन्टेक्स्ट तुम्हें याद रखना है, आई डोंट नो तुमने वैसे पढ़ लिया होगा यार, मुझे तो इतना लगता है, नहीं पढ़ा ना तो मैं माइंड फ्रेश कर देता हूं। होता क्या है, अगर आप सेल्फ रिलायंट नहीं हो, आत्मनिर्भर नहीं हो, तो होता क्या है, आप गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना रहे। अब आप दूसरे देश की तरफ देखोगे कि यार आपसे हमें गुड्स खरीदने हैं या आपसे हमें सर्विसेज लेनी है। नाउ फॉरेन नेशंस बड़े चालाक होते हैं, वो जानते हैं कि आपकी अटकी हुई है बीइंग एन इकोनॉमी, आप उनके अलावा किसी और के पास जा नहीं सकते, आप मजबूरन उनके पास जाओगे। तो वो क्या करते हैं, एक चीज समझ जाते हैं कि फॉरेन डिपेंडेंस तो है आपकी, आपको फॉरेन नेशन से चीजें लेनी है, फिर वो इंटरफेरेंस भी चालू करते हैं आपकी इकोनॉमी में, आपके डिसीजंस को हैम्पर करते हैं। आप ये करो तब हम ये करेंगे, आप ये करो तब हम ये करेंगे, आप ऐसा करोगे तभी तो हम ये करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। सो उनका इंटरफेरेंस भी बढ़ने लगता है। भारत नहीं चाहता था कि किसी भी फॉरेन इकोनॉमी का भारत की इकोनॉमी में इंटरफेरेंस हो। उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चालू किए, सो दैट हमारी फॉरेन डिपेंडेंस कम हो। फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो उनका इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड देन कम सद्भावना, जिसको इक्विटी बोलते हैं, एकता। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। इक्विटी का मतलब ये नहीं था कि आप सबको एक लेवल ऑफ इनकम पे ले आओ। इक्विटी का मतलब था, यस देयर इज रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड देयर इज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करें। इक्विटी का मतलब है कानून सबके लिए एक है, इनकम अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक है, सबको वो मौका मिलना चाहिए। उसके लिए लिटरेसी होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, सो दैट जो वीकर सेक्शन है, जो अपना हित यानी भला खुद से नहीं जानता है, एटलीस्ट सरकार उनको अवेयर करा दे। अब तुम लोग क्योंकि मेरे से ऑलरेडी पहला चैप्टर पढ़ चुके हो, तुम्हें समझ में आ चुका है कि उसके अंदर क्या याद रखना है। अब हम एग्रीकल्चर को भी वहां पे डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन 1950 टू 1990। मैं याद करो, मैंने तुम्हें जब कॉलोनियल रूल वाला सिस्टम बताया था, तो मैंने बिफोर द ब्रिटिशर्स या बिफोर द कॉलोनियल रूल एंड आफ्टर द कॉलोनियल रूल बताया था। मैंने दो कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझाए थे उस चैप्टर में। नाउ ये है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, भारत के आजाद होने के बाद क्या हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर की क्या परिस्थितियां थी, एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या थे, और यूं कह लो कि एग्रीकल्चर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था। क्योंकि फीचर्स बताना एक तरह से एग्रीकल्चर की दरिद्रता पे रोने के बराबर ही है उस टाइम पे। मैं वही तुमसे डिस्कस करूंगा। पहला आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी या लो प्रोडक्टिविटी। सीधी सी बात है, किसान एजुकेटेड नहीं था, किसान को 10 तरह की समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी क्या, मोटर पंप तो उनके लिए एलियन की जैसी चीज होती थी, उनको ये सब चीजें नहीं पता थी उस टाइम पे, इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दे वर हैविंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। Then comes disguised unemployment. More people were engaged in work than what really was needed. देखो होता क्या था, किसानों के साथ क्या था, हमारे भारत में भोलापन बहुत था। जैसे बोलते हैं ना, भोला इंसान हमारे भारत में बहुत रहा है। उनको पैसे से इतना लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज़ देखी नहीं थी। मोस्टली भारत में चलता था बार्टर सिस्टम। ये जो आप देखते हो दिवाली के टाइम पे हम एक दूसरे से मिठाई एक्सचेंज करते हैं, खाने पीने का सामान एक्सचेंज करते रहते हैं, कुछ अच्छा बनता है तो शेयर कर लेते हैं। ये बार्टर सिस्टम अभी भी हमारे खून पसीने में बसा हुआ है, और वहां पे ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो वहां पे देखने को मिलता था। होता क्या था कि लोग मिलके काम करते थे। अब लोगों को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो दिखता ही नहीं था। जो गरीब किसान हुआ करते थे या मतलब मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे, उन्हें ये दिखता था काम मिल जाए बस, और वहां से थोड़ी बहुत फसल ले जाके घर पे दे दें, अपना खाना वाना बन जाए, हम अपने परिवार का पेट पाल लें, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कौन सी बड़ी बिल्डिंग ताननी है। इस कारण से आपको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भारत में बहुत देखने को मिलता था। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि उतना किसान या एग्रीकल्चर के द फार्मर्स जिनको बोलते हैं, या फिर एक आम इंसान एफर्ट लगाता ही नहीं था। एंड देन हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर हमारा और स्टेगनेंट क्यों था, बिकॉज हमारे पास अगेन जैसा मैंने बोला था कि वो जो मोटर आती है आज के टाइम पे, बढ़िया सिंचाई वगैरह होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हैं, सरकार फैसिलिटी दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, हमारी पूरी डिपेंडेंसी किस पे थी, रेनफॉल पे थी। वो नहीं होती थी, किसान अगेन वो स्टैग्नेशन में चला जाता था, ठहराव में, बढ़ तो रहा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पीछे और जा रहा है। जितनी उपज या फसल उगती थी पहले, उतनी भी नहीं उग रही है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम यह भी थी कि सोच में बदलाव आने को तैयार नहीं थे लोग, या सोच में बदलाव लेके आने को तैयार नहीं थे। हमारे यहां पे तब भी सबसिस्टेंस फार्मिंग चल रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1950 से लेके 1990 के बीच में, भारत के आजाद होने के बाद।
फार्मर तब भी यही सोचता था, वही सोच लेके चलता था, कमा के करी क्या लेंगे, अच्छा घर है, बीवी बच्चे सब सुखी से रह रहे हैं, तो एक काम करते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, खाते पीते हैं, आजाद रहते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब उस जमाने में जब ये सर्विस सेक्टर आना चालू हुआ था ना, 1991 की बात कर रहा हूं मैं, तो चलो उससे पहले 1950 से 1990 की भी बात कर लेता हूं, जब ये ऑफिसेस सरकार के खुलने चालू हुए थे, पॉलिटिकल सिस्टम जब हमने ब्रिटिशर्स से कॉपी करना चालू किया था, उस जमाने में लोगों को बताते हैं कि घर से खींच खींच के जॉब दिलवाते थे, आ जाओ सर्विस कर लो पैसा कमा लोगे। लोग तब भी पैसा नहीं कमाना चाहते थे, लोग थे हम ठीक है, परिवार में सुखी हैं, हम जो है बना के खा लेते हैं, हमें कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है, कपड़ा है पहनने को बुन के पहन लेते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे पैसे ऐसे के झंझट में नहीं पड़ना है। पहली चीज हो गई। दूसरा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ना ही एक्सेप्ट करने के लिए पैसा था, ना ही कमाने की जो अंदर से इच्छा थी वो थी, प्लस उन्हें लगता था जो काम है बढ़िया है। सो मैनुअल वर्क वाज डन एट द फार्म, जो भी काम होता था मैनुअली किया जाता था, कोई अलग से उसके लिए टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत किसान कभी समझता ही नहीं था। फिर लास्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। अब तुम भी जानते हो कि लैंडलॉर्ड ऑप्रेस्ड द टेनेंट्स, मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो दबा के रखते थे किसानों को, डरा के रखते थे, तो किसान और डरता था ग्रो होने से या पैसा कमाने से। वहां पे भी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया, किसान बढ़ना भी चाहता किसी हद तक तो उसको दबा दिया जाता, वो फिर सोचता कि रहने दो, इससे झमेले में पड़ने से अच्छा है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आना चालू होगा मजा, क्योंकि अब हम बात करेंगे पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। पहला आता है लैंड रिफॉर्म्स। अब यार लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सबसे बेसिक चीज बोली गई, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। मतलब सरकार ने पहली चीज समझ ली थी, ये दिक्कत क्या है, ये जो बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, जमींदार बैठे हुए हैं, मनी लेंडर्स बैठे हुए हैं, इनके हाथ में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो ये चीज खत्म करो। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, सबसे पहले तो इंटरमीडियरीज को हटाया गया, जो कि सिस्टम ब्रिटिशर्स देके गए थे। मैंने लास्ट चैप्टर में बहुत क्लियरली सिखाया था, वो जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो मेकिंग द टाइलर्स द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड एंड टू इंक्रीज द आउटपुट। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले जो एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल है, नॉट टाइलर ऑफ द सॉइल, जो भी एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल है, यानी जो खेती किसानी कर रहा है, जो वहां पे मेहनत कर रहा है, जिसको हम एग्रीकल्चरल लेबर्स भी बोलते थे उस टाइम पे, उनको जमींदारी का हिस्सा दिया जाए, जमींदारी नहीं बोलूंगा, माफी चाहूंगा, जमीन का हिस्सा दिया जाए और उसके थ्रू आउटपुट को इंक्रीज कराया जाए एंड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर। उसके उसमें कुछ याद नहीं रखना है। नाउ फेल्ड एज जमींदार फाउंड द सेम लूप होल। अब हुआ क्या, कोशिश तो की गई कि अबॉलिशन कर दो इंटरमीडियरीज का, जो एक्चुअल टिलर्स हैं उनको ओनर बना दो लैंड का, प्रॉपर्टी का, और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि किसान को लगेगा भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे प्रोड्यूस करना है, मैं अच्छा खासा कमाऊंगा। जमींदार ने लूप होल ढूंढ लिया। जमींदार ने क्या बोला, मैं ही एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल हूं, मैं गरीब हूं, मैं ही कर रहा था, ये तो ऐसे ही मेरे साथ काम करवाने आ जाता था, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, मेरा दोस्त है, काम तो मैं ही करता था, और वो किसान बेचारा जी साहब करके छोड़ देता था। यहां पर जो किसान ग्रो हो सकता था वो नहीं हो पाया, बिकॉज जमींदार ने उसमें भी एक लूप होल ढूंढ लिया। तो सरकार उसके बदले लेके आई लैंड सीलिंग पॉलिसी, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड ओन बाय एन इंडिविजुअल। अगेन लैंड सीलिंग में क्या किया गया, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया से ज्यादा का लैंड है तो सरकार आपको उससे छीनकर किसी गरीब किसान, मार्जिनल फार्मर को या पुअर फार्मर को दे देगी। जमींदार ने उसमें भी लूप होल ढूंढ लिया, हमारे एक के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। रातों रात जब ये रेजोल्यूशन पास होने वाला था ना, तो ये क्या हुआ था, इन लोगों को खबर लग गई थी, किसान बेचारे को क्या ही पता होगा, बट ये जो जमींदार थे इन तक खबर पहुंच गई। इन्होंने क्या किया, रातों रात पहले सरकार को अटकाए रखा कि नहीं नहीं ये मत लाओ, प्रोटेस्ट करते रहे, अपील करते रहे, ये सब मतलब कानूनी तौर पे फंसा लिया कि थोड़ा सा डिले कर दें। उस डिलेड टाइम पीरियड में, उतने टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया, वो जो प्रॉपर्टी थी टुकड़ों में अपने बीवी बच्चों के नाम में या परिवार वालों के नाम पे कर दी। इससे क्या हुआ, जो लैंड सीलिंग पॉलिसी के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी, वो भी उनके घर वालों के पास ही रही, ना कि एक्चुअल पुअर फार्मर या मार्जिनल फार्मर के पास पहुंच। फिर इसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बोला गया, प्रोडक्शन को इंक्रीज करो फूड ग्रेन्स के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स केमिकली क्रिएटेड सीड्स हुआ करते थे, जिनको वंडर सीड्स भी बोला जाता था, विच रेज्ड एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू एन इनक्रेडिबल हाइट। इससे मैं यहां पे आ जाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए, नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, चिल मारना, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ये पीडीएफ, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके रखी होगी। तो वंडर सीड्स कहा जाता था इनको, विच रेज्ड एग्रीकल्चरल यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। मतलब क्या हुआ था इसमें, यहां पे मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन आना चालू हुई थी। आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को या आप ग्रीन रिवोल्यूशन को, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं, कितना भी आप उसको डिफेम करने की कोशिश करो, बट बिलीव मी, if it was not the biggest revolution,
इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ अ बिग रिवोल्यूशन, जहां से फार्मर्स आज हमारे जहां पे हैं वहां पहुंच पाए हैं। तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तुम मुझसे पूछोगे बाबा जी फायदे बता दो। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस गारंटेड, इनमें से कुछ चीजें आएंगी, याद रख लेना। एक तो हमने मार्केटेबल सरप्लस अचीव कर लिया, एक्सेस में हमारे पास प्रोडक्शन आने लगा, बफर स्टॉक जो सरकार को फूड ग्रेन्स का मेंटेन करना था वो मेंटेन हो गया, और लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट होने लगा। जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार ने उनको सब्सिडीज में प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया, साथ में बैकअप में लोन्स देना चालू कर दिया कि चलो लोन देके खरीद लो और एटलीस्ट फार्मिंग चालू करो, प्रोडक्शन चालू करो। रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। अब होता क्या था, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, तो इनके साथ दिक्कत ये होती थी हाई डोज ऑफ केमिकल आपको इसमें देना पड़ता था, उसके कारण की जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का परेशानी थी ये भी बहुत ज्यादा थी। और फिर दूसरा रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, मतलब समझो जो लोग बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को खरीदना कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन वो बेचारे फार्मर की सोचो जो ना रेडियो यूज करता था, टेलीविजन तो बहुत ही दूर की बात थी, रिच लैंडलॉर्ड्स के घर में भी उस जमाने में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ऐसे जमाने में जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देयर वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इनकम इनइक्वालिटीज तो बढ़नी थी, बिकॉज मार्जिनल पुअर फार्मर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही थी, ना ही उनके पास इतना पैसा था खरीदने के लिए। कंपैरेटिवली बाद में हुआ, खरीदा उनने भी, लेकिन जितने बड़े लेवल पे रिच लैंडलॉर्ड्स को फायदा हुआ, उतने बड़े लेवल्स पे फार्मर्स, वो छोटे मार्जिनल फार्मर्स, वो फायदा शायद नहीं उठा पा रहे थे। फाइनली तुम्हें क्रिटिकल अप्रेजल में क्या याद रखना है, एक्चुअल में इससे असर्शन रीजन आ सकता है, तो याद रखना जो असर्शन रीजन है उसको पकड़ने का तरीका क्रिटिकल अप्रेजल में क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव का मिक्स होता है। जैसे देखो, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशंस वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। मैंने क्या बोला, ये रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आया जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया। तो पहला पॉइंट ये हो गया, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स ने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया अगेन इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उसके कुछ कॉन्स रहे, जमींदार ने लूप होल ढूंढे, सब हुआ, मानते हैं, टोटली एक्सेप्टेबल, लेकिन लॉन्ग रन में उसका फायदा भी हुआ। प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी डिक्लाइंड बट नॉट द प्रपोर्शन पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हुआ करता था वो तो डिक्लाइन हुआ इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर में उसमें इतना डिक्लाइन नहीं आया। लास्ट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी 1990 के एंड तक। तो मेरे भाइयों, आई नो कि बहुत सारे कॉन्स भी थे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को वो भी चीज लगती होगी, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी निकल के आए। मैं यहां पे ये वीडियो एंड कर रहा हूं बिकॉज नेक्स्ट मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, एंड आई डोंट वांट कि तुम्हें पूरा दिमाग में भसड़ मच जाए। तो जाओ बढ़िया चिल आउट होके कॉफी बना के आओ, बाहर का एक चक्कर लगा के आओ, फ्रेश एयर लेके आओ, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। जब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी एमसीक्यू की बुक उठाना, तुमसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस आई हैव इन माय कंटेंट, एंड तुम पे भी उतना ही भरोसा है मेरे भाई। तो चिल आउट करो, मिलता हूं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गर्मा गर्म कॉफी तैयार जरूर कर लेना, वो वाइब बना लेना कि बोर्ड्स को सेलिब्रेट करना है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।